अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी। नवाज शरीफ की मैना मानू की रट बरकरार है। तस्लीम तो कर लिया कि उनके गार्ड ने समा के कैमरामैन को धमकाया, लेकिन साथ ही इल्ज़ाम भी लगा दिया कि उनके चीफ सिक्योरिटी अफसर को कैमरा मारकर जख्मी किया गया। साबिक वज़ीर आज़म के रवैये पर सहाफ़ियों ने शदीद एहतजाज किया है। नवाज शरीफ अपने गार्ड के दिफा में खुलकर सामने आ गए। समा के कैमरामैन पर तशद्दुद की मजम्मत तो की, लेकिन साथ ही राम कहानी सुना दी। वाकये की फुटेज को झुठलाने की कोशिश की और उल्टा इल्जाम लगा दिया। ये भी दुख हुआ है कल के वाकये से और ये बड़ा तकलीफ दे वाकया है। शकूर ने उनको भी धक्का दिया। वो जिस तरीके से धक्का दिया था, मुझे उस पर इतराज़। कैमरामैन थे, उन्होंने कैमरा शकूर के माथे पे दे मारा, जिस पे उसका माथा जख्मी हुआ, खून भी निकला। मियां साहब के दावे पर सहाफियों ने कहा कैमरामैन अपने कैमरे की जान से ज्यादा हिफाजत करता है, लेकिन लीगी कायद किसी सूरत मानने को तैयार नजर न आए। इस तरह आपने कहा कि उसने पहले कैमरा मारा, तो कैमरामैन जो होता है वो अपनी ज़ात से ज़्यादा उस कैमरे की प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि वो 10-12 लाख रुपए का कैमरा होता है। कभी भी नहीं ये मारते। मैंने गलती से धक्का लगा होगा। मैंने देखा नहीं। साबिक वजीर आजम के रवैये पर सहाफियों ने शदीद एहतजाज किया। वज़ीर आज़म ने समा के कैमरामैन पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया है। इमरान खान ने मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत की है। इमरान खान ने हिदायत की है कि हर सूरत मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। मुआविन ख़ुसूसी इफ्तिखार दुर्रानी और यूसुफ बेग मिर्ज़ा ने पिम्स अस्पताल में ज़ख्मी कैमरामैन वाजिद की इयादत की है और वज़ीर आज़म की जानिब से उनकी खैरियत भी दरियाफ़्त की है। समा के कैमरामैन सैयद वाजिद अली पर तशद्दुद करने वाले दोनों गार्ड्स को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया है। समा के कैमरामैन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। नवाज शरीफ के दोनों गार्ड्स को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद मैजिस्ट्रेट की अदालत में उन्हें पेश किया गया। मैजिस्ट्रेट ने 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड दे दिया है। दोनों मुल्ज़िमान कैमरामैन वाजिद अली पर तशद्दुद में मुलविस पाए गए हैं। मुल्ज़िमान को अब 1 जनवरी को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। समा के कैमरामैन वाजिद अली पर तशद्दुद की मजम्मत करते हुए वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने इसे बदमाशी की इंतहा करार दिया है। शरीफ ख़ानदान पर तनकीद करते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म से ज़िम्मेदारान की गिरफ्तारी और चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा किया। वो इस्लामाबाद में वाजिद अली की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इनका ये अपनी औलाद के लिए सिर्फ सोचते हैं। काश इस साफ़ी को भी अपना वो कद्दू टाइप का बेटा समझा होता, वो हदवाने टाइप के जो बंदे हैं। काश इन्होंने ये समझा हुआ कि होता कि ये भी उन्हीं का एक बच्चा है। ये अपने बच्चे का इनका सर दर्द हो तो इनका कलेजा फटता है, और गरीब का बच्चा सड़क पर रुल रहा है और उसको छोड़ के चले जाते हैं। कल प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, इमरान खान साहब से, कि उनको इसी तरह पकड़ा जाए जिस वक्त गरीब नहीं पकड़ा जाता तो उसके भाई को पकड़ के ले आते हैं। ये बदमाशी की इंतहा है कि पार्लियामेंट के बाहर सहाफी को मारा जा रहा है, और मैं चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से भी अपील करूंगा कि वो इसका खुद नोटिस लें। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फैयाज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि नवाज शरीफ ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं। समा से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। इनके गार्ड ने WWE के रेसलर की तरह जिस अंदाज से एक सहाफी और जर्नलिस्ट के ऊपर जुल्म किया, जो कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया, चाहिए ये था कि ये फौरी तौर पे उस गार्ड को नौकरी से फारिग करते। नवाज शरीफ से लेके उसके सारे गार्ड और अमला तंग आ गए हैं रोजाना की पेशियां भुगत के। ये ज़हनी मरीज बने हुए हैं, ये मेंटली अपसेट हुआ हुआ है पूरी फैमिली। आले शरीफ मुकम्मल तौर पर अपसेट हुए हैं और उनके एहलकार, उनके गार्ड भी जो है वो तंग आए हुए हैं रोजाना की पेशियों से। और ये अपनी तंगी, अपना जनाब ज़हनी परेशानी ये दूसरों के ऊपर और मीडिया के ऊपर और अदारों के ऊपर जो है ना वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की समा के कैमरामैन पर तशद्दुद की मजम्मत। कहा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स का यहाँ आना बंद करना होगा। उन्होंने सहाफ़ियों से तजावीज़ भी मांग ली हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का कहना था कि फवाद चौधरी का चेयरमैन सेनेट से मुआफ़ी का मुतालबा ठीक नहीं। कानूनी तौर पर फवाद चौधरी के पार्लियामेंट आने पर कोई पाबंदी नहीं है। वो जब आएंगे तो उन्हें समझाएंगे कि गलत बातें ना करें। कल समा के चीफ कैमरामैन वाजिद अली पर बहिमाना तशद्दुद किया गया। आज फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के गार्ड्स ने सहाफ़ियों को धक्के दिए, खुलेआम बदमाशी की। सहाफ़ियों ने एहतजाज किया, मगर साबिक़ वज़ीर आज़म ने वहाँ भी कोई फरियाद ना सुनी।
सुहेल रशीद की रिपोर्ट। गार्ड्स बाज न आए, एहतिसाब अदालत में भी पार्लियामेंट हाउस वाले मनाजिर, साबिक वजीर आजम के गार्ड्स फिर आपे से बाहर, आज भी सहाफियों को धक्के। मियां साहब की वाकयात ना दोहराने की यकीन दहानी भी रायगा। नैब रेफरेंसिस की समात पर नवाज शरीफ जैसे ही एहतिसाब अदालत पहुंचे तो सहाफियों ने उन्हें घेर लिया। समा के कैमरामैन वाजिद अली पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया, मगर गार्ड्स और लीगी वकला को ये एहतजाज जरा भी न भाया। साबिक रवायत बरकरार रखते हुए फिर यहाँ भी सहाफियों को धक्के दिए, जिस पर एहतजाज जोर पकड़ गया। मियां साहब ने सहाफियों की एक ना सुनी और चुपचाप कमरे अदालत की जानिब चल दिए। नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज वाक़े का नोटिस लेकर मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम की यकीन दहानी कराई थी। कायदे मुस्लिम लीग नून के गार्ड्स के तशद्दुद का शिकार कैमरामैन वाजिद की दरखास्त पर नवाज शरीफ के 3 सिक्योरिटी गार्ड्स पर दफा 506(2) और 355 के तहत भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 गार्ड्स इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड का समा के कैमरामैन पर तशद्दुद ये पहला वाकया नहीं। मुस्लिम लीग नून के कारकुन समा के रिपोर्टर्स और कारकुनान को कई बार तशद्दुद का निशाना बना चुके हैं। नवाज शरीफ के गार्ड का समा के कैमरामैन पर तशद्दुद इत्तेफाकी वाकया या सोच समझकर हमला किया गया। नून लीग का माजी का रिकॉर्ड तो कुछ और बताता है। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद अगस्त 2017 में नून लीग का पावर शो हुआ, जिसके दौरान लीगी कारकुन आपे से बाहर होते रहे। सरगोदा में समा टीम को जदोकूब किया गया, रिपोर्टर और कैमरामैन को धक्के दिए गए। पथराव से समा की गाड़ी के शीशे टूट गए। रावलपिंडी मरी चौक पर भी मतवालों ने समा के कारकुनान पर धावा बोला था। समा को निशाना बनाए जाने के वाकयात पर नवाज शरीफ ने खुद कारकुनों को पुरअमन रहने की तलकीन की थी। यहाँ पे जो चैनल्स हैं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई है, ये मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ ये हमारा शेवा नहीं है। मेरी आपसे ये अपील होगी कि हमें बिल्कुल इस तरह का काम कभी नहीं करना चाहिए। डीएसएनजी और ईएनजी को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया गया है। बात सिर्फ मियां साहब के मुहाफिजीन तक महदूद नहीं रही। जून 2017 में फैसलाबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी में गार्ड्स ने समा की डीएसएनजी वैन पर हमला किया। यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर इकरार क्योंकि राना सनाउल्लाह के रिश्तेदार थे, इसलिए कानूनी कार्रवाई भी मुश्किल हो गई थी। 2014 में धरने की कवरेज के दौरान जब मियां साहब वजीर आजम थे और पुलिस गुल्लू बट बनी हुई थी, तब भी ऐसा ही हुआ था। गुस्सा उतारने के लिए कोई ना मिला तो समा के कैमरामैन को ही निशाना बनाया गया। जमाने के अंदाज बदल चुके हैं। पुरानी जमातों को सियासत का नया ढंग सीखना होगा। समझना होगा कि मीडिया को निशाना बनाने जैसे हथकंडे अब नहीं चलेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। शहर में ऑपरेशन बिला इम्तियाज़ जारी रखने का हुक्म देते हुए कहा है, सिंध हुकूमत गिराए गए घरों से मुताल्लिक़ मुतबादिल के लिए गौर करे। एम्प्रेस मार्केट के दुकानदारों की बहाली के लिए जल्द इंतजामात करने का हुक्म भी दिया गया है। समग्र नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, तफसील से बताइएगा जो हुक्म जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री की जानिब से। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या साथ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। उसका केस का बाकायदा तहरीरी हुक्मनामा सामने आ गया है। उसके मुताबिक अदालत ने हुक्म दिया है कि शहर में जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन है उसके जारी रखा जाए। इसका मतलब यह है कि जो सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत की दरख्वास्तें थी ऑपरेशन रोकने की और इसमें इम्तना की, वो मुस्तरद कर दी गई है। अदालत ने हुक्म दिया है कि जो खुसूस रफाई प्लॉट्स हैं, पार्क हैं, नाले हैं, इस तरह के मकामात पर जो तजावुज़ात हैं वो फौरी तौर पर गिराई जाएँ और ये जो ये तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन है इसको जारी रखा जाए। इसके अलावा अदालत ने ये भी हुक्म दिया है कि जो मलबा पड़ा है जगह जगह पर, जो एम्प्रेस मार्केट है, इसके अलावा जहाँ भी दुकानें गिराई गई हैं उसके खिलाफ उसको जो मलबा उठाने का काम है उसके लिए KMC को सिंध हुकूमत 20 करोड़ रुपए की ग्रांट दे। इसके अलावा अदालत ने ये भी हुक्म दिया है कि जो मुतबादिल रिहाइश है, रिहाइश या मुतबादिल जगह का मुतालबा है उस पर गौर किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इरफानुल हक। एक और मस्बत खबर ये कि 10 साल बाद ब्रिटिश एयरवेज ने पाकिस्तान के लिए परवाजें बहाल करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में बरतानवी हुकाम ने इसकी तफसीलात बताई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी और अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद भी इस मौके पर मौजूद थे। All of us at British Airways could not be more pleased to be coming back to Pakistan.
And we very much look forward to June next year when our first flight will touch down at your spectacular new airport. पाक फौज का पाकिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल करने पर ब्रिटिश एयरवेज का शुक्रिया। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्विटर पैगाम में लिखा है, कौम और पाकिस्तानी फोर्सेस की अमन के लिए कोशिशें रंग लाने लगी हैं। पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम आ रहा है। तफसीलात जानते हैं, समग्र नुमाइंदे फ़खरुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, ब्रिटिश एयरवेज के ऐलान का खैर मकदम किया गया है अफवाज पाकिस्तान की जानिब से? जी बिल्कुल, DG ISPR की जानिब से जो ट्वीट सामने आया है उसमें उनका ये कहना था कि गुज़िश्ता कई सालों से जो अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमन बहाल करने के लिए कुर्बानियां दी, जद्दोजहद की, आज उसके रंग सामने। जी बहुत शुक्रिया आपका फ़खरुर रहमान। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि भेड़ियों के रूप में आने वाले सियासतदानों ने मुल्क को लूटा है। बोले कि लूटी हुई दौलत तो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के काम नहीं आएगी। मार्च से पहले इन लोगों पर झाड़ू फिर जाएगी। शेख रशीद अहमद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुल्क में सियासत के नाम पे भेड़िए आ गए थे। सियासत के नाम पे वो काली भेड़ें आ चुकी थी, जिन्होंने दोनों हाथों से न सिर्फ लूटा बल्कि नोचा। मार्च से पहले इनका झाड़ू फिर जाएगा। ये सारे बदमाश लुटेरे अगर अब बच गए फिर इस मुल्क को अल्लाह ही बचा सकता है। मेरा यकीन है कि लोगों को मालूम हो गया है कि चोर कौन है और चौकीदार कौन है। जितनी दौलत लूटी है, मेरा ईमान कहता है ये इनके काम नहीं आएगी, ना नवाज शरीफ साहब के ना आसिफ जरदारी साहब के। नवाज शरीफ साहब एक NRO ढूंढ रहे हैं मरियम बीबी के लिए, लेकिन आसिफ जरदारी की कोई दिलचस्पी नहीं है कि बिलावल को NRO मिले। ऐसे में खुर्शीद शाह तब्दीली सरकार पर बरस पड़े। कहा कि शहबाज और जरदारी को हुकूमत गिराने की ज़रूरत नहीं, इमरान खान खुद अपने दुश्मन बने हुए हैं। एहतिसाब के नारे लगाकर हुकूमत अपनी बदतरीन कारकर्दगी से तवज्जो हटाना चाहती है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। को गिराने की किसको ज़रूरत पड़ी है? जरदारी साहब को या शहबाज को या नवाज को या हम सब को? क्यों? ये खुद गिर रहा है कि पॉलिसियाँ देखो, उसकी महंगाइयाँ देखो, अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं करप्शन के नाम पे कि करप्शन को हम ख़त्म कर रहे हैं। भाई करप्शन को हर बंदा ख़त्म करने के लिए तैयार है। हम नए लॉ को बनाने के लिए तैयार हैं। हम हर उस चीज़ को जिससे पाकिस्तान सेव हो सकता है, मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, करने के लिए तैयार है। एक मरतबा बजट आई है, दूसरी मरतबा बजट आई है, तीसरी मरतबे की तैयारी कर रही है। महंगाई हद से ज़्यादा है। लालच बुरी बला है, मामला जानिए कुछ देर बाद। एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत हुई। जज ने चोर और पुलिस का मशहूर लतीफ़ा भी सुना दिया। क्या कहा, सुहेल रशीद से जान लेते हैं। सुहेल बताइएगा, ये लतीफ़ा किस हवाले से दिया गया, ज़रा बताइएगा। देखिए, आज नायब प्रॉसिक्यूटर साहब अदालत में दलाल दे रहे थे तो उनकी जानिब से एक ही मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जो असल दस्तावेजात हैं वो मुल्ज़मान के पास हैं, ये उन्होंने ही देनी है, उन्होंने ही बताना है। इस पर जज अरशद मलिक ने ये एक किस्सा सुनाया कि किसी गाँव में चोरी हो गई थी तो पुलिस ने तफ्तीश करते हुए एक आदि चोर को पकड़ लिया था और उसे मारी जा रहे थे। जब उस चोर ने पूछा कि आप मुझे क्यों मार रहे हैं, तो पुलिस अधिकारियों ने ये कहना था कि ये तो तुमने बताना है कि हम तुम्हें क्यों मार रहे हैं और तुम्हें क्यों पकड़ रखा है। ये वो लतीफ़ा था जो एहतिसाब अदालत के जज ने आज नायब प्रोसिक्यूटर के दलाइल के बाद सुनाया है। और इस वक्त नायब प्रोसिक्यूटर असगर मलिक के दलाइल जो हैं वो उन्होंने जो पोर्शन देना था वो मुकम्मल हो चुका है, उसका ऑर्डर शीट लिखवाई जा रही है। और इसके बाद जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं अकरम कुरैशी, उनका ये कहना है कि वो कुछ नुकात पर बात करेंगे जिस आज ही नायब की जानिब से फ्लैगशिप के दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे और ये इम्कान भी है कि आज फ्लैगशिप की हद तक ये फैसला महफूज कर लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान मिशन में पाकिस्तान का अहम किरदार। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान अबूधाबी में मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने मदद की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुआ करें कि मुज़ाकरात अमन की तरफ बढ़ सकें। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। जंग नहीं, सिर्फ बातचीत ही अफगान मसले का हल। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क में क़याम अमन और खुशहाली के लिए सरगर्म।
इमरान खान ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में अहम मुआवनत की। अफगान अवाम की 3 दहाइयों की मुश्किलात के खात्मे और क़याम अमन के लिए दुआगो हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अफगान अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हर मुमकिन ताउन जारी रखने की भी यकीन दहानी। अबू धाबी में जारी मुज़ाकरात में अमेरिका और तालिबान के साथ अफगानिस्तान हुकूमत के नुमाइंदा भी शरीक हैं। तालिबान की जानिब से अब्बास सतकज़ई जबकि अमेरिका की तरफ से ज़ल्मे खलीलज़ाद नुमाइंदगी कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज शुरू होने वाले मुज़ाकरात का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मॉडल टाउन केस का फैसला जारी कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने JIT बनाने की यकीन दहानी कराई है। तफसीलात जानते हैं, समग्र नुमाइंदे ज़ुल्क़रनैन इक़बाल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुल्क़रनैन इक़बाल, नई JIT बनेगी और असर नौ तफ्तीश होगी इस केस की? हाँ जी बिल्कुल फवाद, पंजाब हुकूमत की जानिब से बिस्मा अमजद की दरखास्त पर यह मौक़िफ़ अपनाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि पंजाब हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के दफ़ा 19 के तहत JIT तश्कील देना चाहती है। इसलिए जो दरखास्त का पर्पज़ है, अदालती हुक्मनामे में ये लिखा गया है कि वो पूरा हो गया है। दरखास्त गुजार का भी यही था कि नई JIT बनाई जाए जो असरनो सारे इस मामले की तहकीकात करे। और अब पंजाब हुकूमत की इस गैर मुक़दम यकीन दहानी के ऊपर अदालत का कहना है कि वो इस दरखास्त को निपटा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका ज़ुल्क़रनैन इक़बाल। कॉल रिकॉर्डिंग मामले पर बात करते हैं। राजा बिशारत की बेनज़ीर अस्पताल के MS को कॉल पर वज़ीर आला पंजाब मुश्किल में पड़ गए। मीडिया के सामने आए तो बार बार सवाल किया गया। कहते हैं इंक्वायरी हो रही है, कुछ भी खिलाफ कानून नहीं होगा। उस्मान बुज़दार ने गुफ्तगू में क्या कहा, रियाज अहमद की रिपोर्ट में जानिए। आप छोड़े ना, बहस में करें ना मेरे साथ, क्यों नहीं भेज सकते आप इसको स्किन में? जी मैं नहीं सर भेज सकूंगा, आई एम सॉरी। यू बी रेडी फॉर योर, कोई मसला नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में मदाखलत का एक और केस, वज़ीर आला पंजाब का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। उस्मान बुज़दार एक्साइज दफ्तर में स्मार्ट कार्ड का इफ्तिताह करने आए, लेकिन ज्यादातर सवालात राजा बिशारत की कॉल लीक होने पर हुए। जवाब में वज़ीर आला पंजाब खासे मोहतात दिखाई दिए। वो हर चीज हम देख रहे हैं, अब तसल्ली करें, रेस्ट श्योर कोई इलीगल काम नहीं है। सहाफियों के सवालात फिर भी कम न हुए, मगर वज़ीर आला पंजाब भी सिर्फ इंतजामी इख्तियारात के तज़किरे तक ही महदूद रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, ये डे टू डे अफेयर्स हैं, इसमें आप लोगों ने इतना हाइट क्रिएट की हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है सर। ये इतना बड़ा सूबा है, मामलात भी तो चलाने हैं ना। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की बेटी डॉक्टर अरीबा के तबादले के केस में वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने भी रिपोर्ट तलब कर रखी है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। कराची में गदागरी के बाद एक और माफिया सामने आ गया है। मदरसों के नाम पर पैसे जमा करने वाले जाली गिरोह सरगर्म हो गए हैं। जाली गिरोहों के पास मदरसों के तस्दीक नामे भी मौजूद हैं। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। मदरसा जिला कोहिस्तान का, मगर चंदा जमा कराची में हो रहा है। शहरियों को भी तशवीश हुई और चंदा जमा करने वालों से पूछगछ की। चंदा जमा करने वाले ने मदरसे के तमाम तस्दीक नामे भी दिखाए, मगर जब मदरसे के मुहतमिम कारी मोहम्मद आरफीन को फोन किया गया तो चंदा जमा करने वालों की पोल खुल गई। भाई ये हमारा बंधन नहीं है, ये 2 नंबर कागजात बनाया और इसको गिरफ्तार करो या कागजात इससे जब्त करो और इसको जेल में डाल दिया। फराइटी लोग हैं हमारे नाम पे जो है ना खुद कराची घूमते हैं। शहरी हबीब ने चंदा जमा करने वाले से कुछ सवालात किए तो वो घबरा गया। पहले मैंने इनसे पूछा कि भाई आप क्या हो, हाफिज कुरान हो, आलिम हो, क्या चीज़ हो, आप मदरसे के लिए चंदा कर रहे हो, तो आप किस उस पे हो, क्या पढ़ाते हो मदरसे में? तो ये उधर घबरा गया कि भाई मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं तो ऐसी मतलब वो पैसे इकट्ठा करता हूँ। अब इन जनाब को भी देखें। हनीस नामी शख्स ने भी जुर्म कबूल कर लिया। कहता है एक दोस्त उस्मान से ये तस्दीक नामे हासिल किए जो पैसे जमा करने के 10,000 रुपए लेता है और रोजाना कराची से 3,000 रुपए से जायद चंदा जमा करता था। किसने दी थी तुम्हें ये बुके? ये उस्मान की दी थी। तुम्हें महीने के देता है पैसे उस्मान? हाँ उस्मान महीने के देता है। क्या देता है? 10,000 रुपए देता है। 10,000 रुपए महीना देता है पैसे जमा करने के लिए। आइंदा करोगे ऐसा काम? नहीं। तौबा करते हो अल्लाह से? अल्लाह तो बस तो फारिया में हवाला करेगा बस। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब इन साहब से भी मिलिए जो दावा कर रहे हैं नॉर्थ नाजमाबाद मुस्तफाबाद के मदरसे के लिए चंदा जमा करने का। ये कहते हैं 3,000 रुपए में तस्दीक नामे की कॉपी हासिल की और वो मदरसे का नाम ऐसे ले आए और बच्चे को दिहाड़ी देते हैं। सही है। जब वो मदरसे के लिए आते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, चंदा करते हैं, मदरसे में 1 रुपया नहीं देते, घर वालों को देते। कराची में सिर्फ यही नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो चंदा बनाम मदरसा जमा करते हैं। शहरी सदकात खैरात ज़रूर दें, लेकिन पहले तस्दीक कर लें।
मदारिस को भी कोई ऐसा निज़ाम तरतीब देना चाहिए जिससे ये जालसाज फ़ायदा ना उठा सकें और उनका नाम इस्तेमाल करके पैसे जमा ना कर सकें। अहमद रहमान खान, समा, कराची। और इसके अलावा साइबर वर्ल्ड में भी कराची वाले खबरदार होशियार रहें। ऑनलाइन मुनाफे की लालच में ना आना। FIA ने इटली की मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पर कराची वालों से अरबों रुपए लूटने वाला ग्रोह पकड़ लिया। ग्रोह के 2 मुल्जिमान अब तक मफरूर हैं। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट देखिए। कराची वाले होशियार रहें। अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक करेंसी खरीदकर चंद माह में लाखों करोड़ों अरबों कमाने का ख्वाब दिखाए तो लालच में ना आएं, क्योंकि 11,000 लोग ऐसे हैं जो इस लालच में आए और लाखों करोड़ों गवा बैठे। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने इटली की ऑनलाइन कंपनी के नाम पर फ्रॉड करने वाले गिरोह को पकड़ा तो सारे किस्से कहानियां सामने आ गईं। FIA साइबर क्राइम सर्कल के डेप्यूटी डायरेक्टर ने बताया कि मुल्जिमान अब तक 11,000 शहरियों को चूना लगा चुके हैं। ये अफराद क्रिप्टो जाली डिजिटल करेंसी की खरीदो फरोख्त के नाम पर 20 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं। मुल्जिमान से लैपटॉप, डेबिट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी बरामद कर ली गई। इतना ही नहीं, मुल्जिमान ने इटली कंपनी के नाम से जाली वेबसाइट तक बना रखी थी। FIA हुक्काम को गिरोह के 2 मुल्जिमान की तलाश है। सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। और अभी न्यूज़ अपडेट। सानिया चक्रा गोट सिंध हाई कोर्ट ने MQM के मुबैना टारगेट किलर कामरान माधुरी समेत 5 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिमान पर चक्रा गोट में पुलिस वैन पर हमले का इल्ज़ाम है। वाक़े में 10 पुलिस एहलकार कत्ल और मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे। मुल्जिमान के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा ज़ेर समात है। सरगोदा के निजी अस्पताल में खातून के यहाँ एक साथ 5 बच्चों की पैदाइश। 3 बेटे और 2 बेटियां इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सानिया चक्रा गोट में मुलव्विस MQM के मुबैना टारगेट किलर कामरान माधुरी समेत 5 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। सानिया चक्रा गोट सिंध हाई कोर्ट में कामरान माधुरी समेत 5 मुल्जिमान की दरख्वास्त की समाअत हुई तो अदालत ने फी कस 5 लाख रुपए मचल के जमा कराने पर जमानत मंजूर कर ली, जिसके बाद मुल्जिम कामरान माधुरी, सोहेल कमांडो, मोहसिन अलाउद्दीन को 11 में से 4 मुकदमात में जमानत मिल चुकी है। मुल्जिमान के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा ज़ेर समात है, जहां मुल्जिमान की दरख्वास्तें जमानत मुस्तरद हो चुकी थी। मुल्जिमान पर इल्जाम है कि 2011 में कोरंगी चक्रा गोट में पुलिस वैन पर फायरिंग करके 10 पुलिस एहलकारों को शहीद और मुतादिद को जख्मी किया था। फैसलाबाद में जराइम कम हो रहे हैं, ना ही मुल्जिमान गिरफ्तार हो रहे हैं। 8,700 इश्तिहारी मुल्जिमान पुलिस की पहुंच से दूर हैं। मज़ीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे यूसुफ चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ, पुलिस आखिर बेबस क्यों दिखाई दे रही है? के बाद बिल्कुल रवा साल 8,700 से ज्यादा जो है खतरनाक इश्तिहारी फैसलाबाद पुलिस की पहुंच से दूर हैं। और इस वाले से अगर बात की जाए तो जो खतरनाक एक कैटेगरी के इश्तिहारी हैं उनमें उनकी तादाद तकरीबन 667 है और जो कि अभी तक पुलिस की गिरफ्तारी नहीं हो सके, जिसमें सबसे ज्यादा इश्तिहारी मुल्जिमान जो है वो लायलपुर टाउन और जो अकबाल टाउन इन टाउन के अंदर है। और पुलिस के ऊपर जब इस वाले से पूछा गया है कि क्या मामला था कि क्यों गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, तो पुलिस यही कहती है कि POs जो है इश्तिहारी मुल्जिमान इनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें करते रहते हैं, मगर फिर भी कोई ना कोई मुल्जिमान जो है वो पकड़ में नहीं आ पाते, जिसके बायस जो है पुलिस को इसका मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ। उधर भावलपुर में जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल मरीजों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम है। आउटडोर में रैंप मौजूद नहीं है और व्हील चेयर्स पर भी ताले लगाए गए हैं। मजीद जानते हैं एहसन अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन अंसारी, बताइएगा सहूलियात क्यों फराहम नहीं की जा रही? जी बिल्कुल फवाद, देखा जाए तो जनूबी पंजाब का ये सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर जो मरीजों के लिए सहूलियात है वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। आने वाले जो मरीज हैं यहाँ पर उनको वार्ड में, आउटडोर वार्ड में अगर लाया जाता है या तो उनको गोद में उठा के ऊपर ले जाया जाता है या फिर व्हील चेयर्स के जरिए उन्हें सीढ़ियों से ऊपर ले जाया जाता है। यहाँ पर कोई रैंप मौजूद नहीं है जिससे मरीजों को ऊपर ले जाया जाए, वार्ड्स में ले जाया जाए। और जब 60,000 के करीब यौमिया तकरीबन मरीज इस आउटडोर में आते हैं और उनके लिए सिर्फ 5 या 6 व्हील चेयर्स मौजूद हैं, जिनमें से बेशतर पर ताले लगे हुए हैं। सहूलियात का फुकदान है। बहुत शुक्रिया आपका एहसन अंसारी।
उधर फैसलाबाद में आवारा कुत्तों की बहुतात है। रवा साल कुत्तों के काटने से जख्मी हो जाने वाले 5000 मुतासरा अफराद अस्पताल पहुंचे। शाहीन शहजादी रिपोर्ट कर रही हैं। दुबक के बैठे रहते हैं और जहां कोई आया वहां हमला कर देते हैं। फैसलाबाद में कुत्तों की दहशतगर्दी, हर रोज 14 अफराद को काटने लगे। इस साल कुत्तों के काटने से 5000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो चुके हैं। आवारा कुत्ते जो है ये बहुत ज्यादा है और एक से इससे ज्यादातर मोटरसाइकिल पे जो हजरात जाते हैं ये काटते हैं। फैसलाबादियों को 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंजेक्शन लग चुके हैं। इंजेक्शन भी हमारे पास अभी तो फिलहाल अवेलेबल है, लेकिन आगे हम कोशिश करते हैं कि करेंगे कि इनकी सप्लाई मेंटेन करें, क्योंकि ये पब्लिक डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये 5 टीके आपको पता लगते हैं हर मरीज़ को। फरवरी में सबसे ज्यादा 750 अफराद को कुत्तों ने काटा। शहरियों का मुतालबा है कि जिले इंतजामिया बड़े पैमाने पर कुत्ता मार मुहिम शुरू कर दे। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। और अब नजर डालेंगे मुल्क में होने वाले हादसात पर। चिनियोट में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से बाप, बेटा और बेटी जाँ बहक हो गए। साहिवाल में कीमती कारों से भरा ट्रॉलर उलट गया। चिनोट में सरगोदा रोड पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, अफसोसनाक हादसे में बाप बेटा मौके पर जाँ बहक, 2 बेटियां जख्मी, एक बेटी अस्पताल में दम तोड़ गई। नारवाल में पिचोवाली के करीब लासानी एक्सप्रेस ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी, हादसे के बायस 6 तलबा जख्मी। साहिवाल में जीटी रोड पर ट्रॉलर उलट गया, ट्रॉलर में मौजूद लाखों रुपए की नई चमचमाती कारें तबाह, मुबैना तौर पर हादसा ड्राइवर को नींद आने के सबब हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब कर रहे हैं कि आपको ज़रूरत नहीं होगी, आपका पास इतने पैसे होंगे कि आप तरक्याती मंसूबों पे काम कर सकें। ये कैसे होगा? इसके लिए जो हल है वो आसान नहीं है। हल ये है आपका टैक्स नेट ब्रॉड हो। और मुझे खुशी है कि इस वक्त जो इस दफ़ा जो रिटर्न्स जमा हुई हैं वो पहली बार एक लंबे अरसे के बाद उनमें मुस्बत ट्रेंड सामने आया है। और हमारी जो इस वक्त इस बार जो कि टैक्स रिटर्न जमा हुई हैं उनकी तादाद पिछले से बहुत ज़्यादा है, तकरीबन दुगने के करीब जो है उनमें इजाफा हुआ है, जो कि एक बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त है। अगर हम इससे पहले जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने भी बात की कि अगर तो हमने जो एग्जिस्टिंग टैक्स देने वाले हैं उन्हीं के ऊपर बोझ डालने रखना है तो फिर इकॉनमी एक्सपेंड नहीं हो सकती। लिहाजा वाहिद तरीका यह है कि जो लोग इस वक्त टैक्स नेट से बाहर हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए। एक हम ये कर रहे हैं, दूसरा हम ये कर रहे हैं कि हम जो इम्पोर्ट की हमारी जो अशिया है हम उनको डिस्करेज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को इनकरेज कर रहे हैं। हमें जो बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को शिकायत भी हुई कि मोबाइल फ़ोन जो हैं वो आप 2 या 3 लाने के ऊपर जो है वो आपने टैक्स लगा दिया है। हम $2 अरब के मोबाइल फ़ोन मंगवा देते हैं हर साल। हम 900 मिलियन की जो है वो दालें मंगवाते हैं, 1100 मिलियन का हम पाम ऑयल मंगवा लेते हैं। इस टाइप की हमारे जो अखराजात हैं, जब तक हम इनको डिस्करेज नहीं करेंगे, जब तक हम इनके ऊपर टैक्सेशन नहीं करेंगे, जब तक इनको हम एक नेट में नहीं लेके आएंगे, मुल्क कैसे अपने पाँव के ऊपर खड़ा होगा। लिहाजा जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि आप इंपोर्ट्स को डिस्करेज करेंगे, आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, रेमिटेंसेस जो है वो आप कोशिश करेंगे कि लीगल ज़राए से हों। इस वक्त जो हमारी लीगल रेमिटेंस है वो तकरीबन $20 अरब के ऊपर है, लेकिन तमाम तर जो अंदाजे हैं वो कहते हैं कि ये कम से कम $40 बिलियन है और हम $10 अरब के लिए पूरी दुनिया में धक्के खाते हैं। लिहाजा अगर हम अपनी रेमिटेंस जो है उसको 10-15 अरब बढ़ा लेते हैं और उसको लीगल नेट में ले आते हैं तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं उस पर हल हो जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो इक़दामात हैं वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब शुरू कर दिए हैं। पिछली हुकूमत के 2 सबसे जो पिछला हमारा सिलसिला रहा उसमें जो सबसे बड़े मसले थे वो 2 थे। एक तो करप्शन थी कि आपने करप्शन की, दूसरा फिर था कि वो करप्शन का पैसा बाहर भिजवा देते थे। अभी अगर आप किस्से कहानियाँ सुने, ये जो सिंध गवर्नमेंट के साहिबान के किस्से कहानियाँ आ रहे हैं कि किस तरीके से पैसा करप्शन तो की गई और करप्शन का पैसा जो है फिर किस तरीके से बाहर भेजा गया। यानी 5-5 करोड़ के बाग बना के लॉन्चों के ज़रिए, मॉडल्स के ज़रिए कोई यानी ऐसा
कारनामा है नहीं जो इन्होंने नहीं किया, और वो पैसे जो हैं वो सारे बाहर भेजे गए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम करप्शन एक तरफ रोक रहे हैं, दूसरी तरफ हम मनी लॉन्ड्रिंग को जो है हमने उसको बंद कर दिया है। तीसरा, हमने रेमिटेंसेस के लीगल रास्ता बना दिया है। चौथा, हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है उसको हम इनकरेज कर रहे हैं कि वो आए। उनको हमने जो बिजली गैस में जो कीमतें बढ़ी हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, उनको नहीं बढ़ाया है ताकि वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो उसमें जो है वो जा सके। सो हमारी कोशिश ये है कि इसको हम बढ़ाएं। फिर हम ये करें, आज अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिटिश एयरवेज़ ने अपनी शुरू कर दी परवाज़ पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे लोग आएंगे, बाहर से लोग आएंगे, चाहे वो टूरिज़्म के लिए आते हैं, चाहे वो यहाँ पे रिलीजियस टूरिज़्म के लिए आते हैं। करतारपुर बॉर्डर जब हमने खोला तो ये एक बहुत बड़ा, एक तो इसका सियासी इंडिकेटर तो है ही करतारपुर बॉर्डर का कि हमने 70 साल की एक जो तारीख़ थी उसको बदल के रख दिया, और हमने एक वहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन जो जेस्चर है पाकिस्तान का वो दिया अपनी जो सिख बरादरी है उनको जो सारे बाबा गुरु नानक को मानने वाले हैं उनके लिए। लेकिन इसका एक इकोनॉमिक एंगल भी है, और इकोनॉमिक एंगल ये है कि हम रिलीजियस टूरिज़्म बढ़ाना चाहते हैं। लोग आए, हमारा जो खुसूसन जहाँ हम इस्लामाबाद जहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ से थोड़े दूर है टक्सला, जो कि बुद्ध मत का कैपिटल रहा है। ये हम जिस इलाके में हैं, ये इसकी एक बहुत बड़ी तारीख़ है, और ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि बाहर से टूरिस्ट आए यहाँ पे। अभी जब हम मलेशिया में थे तो वहाँ के महातिर मोहम्मद साहब जो हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कह रहे थे कि हमारा टारगेट ये है कि जितनी हमारी आबादी है उतना ही टूरिस्ट जो है वो 1 मैन 1 टूरिस्ट पॉलिसी जो है उन्होंने ली है, ताकि वहाँ पे टूरिस्ट जो आएगा वहाँ पे वो एक्सपेंशन करेगा। सो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो PTI की पॉलिसीज़ हैं, एक तो उनके ऊपर इस वक्त ये है कि हमारी एक इंटरनेशनल परसेप्शन बेहतर हो रही है। ब्रिटिश एयरवेज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जिस तरह से अपना ऑपरेशन शुरू किया है, फ्रांस ने हमारी जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो चेंज की है, वो रेड से जो है वो उन्होंने ग्रीन में कर दिया। इंशाल्लाह जर्मनी इसको सोच रहा है इसको बदलने की। सो एक दफ़ा ये यूरोपीय यूनियन वाले जो हैं वो जब हमारी ट्रैवल एडवाइजरीज़ को रिव्यू करेंगे तो फिर उसका बाकी प्रेशर आएगा, अमेरिका के ऊपर भी आएगा, बाकियों के ऊपर भी आएगा। यूरोपीय यूनियन जैसा आपको मालूम है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। इसके साथ साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, अमेरिका से भी हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। जब से उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोम्पियो साहब का विज़िट हुआ, उसके बाद से मुसलसल ये ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। आज भी अगर आप बयान देखें तो अमेरिका ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है जो हमने तालिबान की निगोसिएशंस जो है वो शुरू करवाने में वहाँ पे अपना किरदार अदा किया। सो आपके जो जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, PTI की हुकूमत आई है, आप देखते हैं कि हमारा एक इंटरनेशनल इमेज जो है उसमें एक चेंज आई है। हमारी इंटरनेशनल इमेज में हम अब एक क्लीन गवर्नमेंट की कोशिश कर रहे हैं। पिछले जो साहिबान थे उनका असल नुकसान जो पाकिस्तान को हुआ कि चूँकि वो तो जायदादें ही फ्रांस में ले रहे थे, UK में ले रहे थे, अमेरिका में ले रहे थे, तो यूरोपीय यूनियन को एग्जैक्टली पता था पाकिस्तान का पैसा किधर जा रहा है, उनको एग्जैक्टली पता था अरब वालों को कि पैसा कहाँ पे जा रहा है। सो हमारा इमेज एज अ नेशन हमारा नीचे जा रहा था। इस गवर्नमेंट में सबसे बड़ा एज ये है कि तमाम बाहर के मुल्क जिनकी एम्बेसीज भी यहाँ पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। कराची के इलाके रेंचोड़ लाइन में KMC मुलाजमीन की सरकारी रिहाइशगाह इंतहाई मखदूश हो गई है। 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया तो बच्चे रस्सियों की मदद से घर तक पहुंचने लगे। 100 से ज़ायद मकानों में गैस है, ना ही पानी, लेकिन फिर भी मकीन खाली करने को तैयार नहीं है। माजरा क्या है बता रहे हैं समा के नुमाइंदे फैसल खान। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेंचोड़ लाइन में। KMG भगवान दास ये बिल्डिंग है, सरकारी इमारत है, और इसकी हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह ये हालत है। इंतहाई खस्ता है, इंतहाई ख़तरनाक ये इमारत है, लेकिन यहाँ पर अभी भी KMC के एम्प्लॉयज़ रहते हैं। ये सरकारी मुलाजमीन हैं जो यहीं पर ही रहते हैं। कई मरतबा यहाँ पर हादसा भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये रहते हैं। कहते हैं कि हमारे पास घर नहीं है, किराया हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम कहाँ जाएँ। इस हालत में रहते हैं। ना यहाँ पर गैस है, इस तरह लकड़ी पर यहाँ पर जो है खाना पक रहा है। यहाँ पर रस्सी पकड़कर बच्चे जो हैं घरों को जा रहे होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे सीवरेज की लाइन बहुत ही बुरी हालत है।
इनका कहना है कि हमने केएमसी को कई मरतबा कहा, लेकिन केएमसी की जानिब से विजिट तो कई हुए, लेकिन इसको बनाया नहीं गया। जब इनसे हमने ये सवाल किया कि इतनी खतरनाक बिल्डिंग में आप रहते हैं, हादसा होते हैं, खाली क्यों नहीं करते, तो कहते हैं कि मजबूरी है, किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, घर हम तब्दील नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि हुकूमत इस पर कुछ भी नहीं कर रही। 100 से ज़ायद यहाँ पर फ्लैट्स हैं जिसमें ये लोग रह रहे हैं, और ये किसी भी वक्त खुदा ना खास्ता कोई बड़े हादसे का सबब बन सकता है। बहुत शुक्रिया आपका फैसल खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर स्वात की वादी में शदीद सर्दी से झील जम गई है। बच्चों को हल्ले गुल्ले का मौका मिल गया है। जमी हुई झील को बच्चों ने खेल का मैदान बना लिया है। बच्चे दौड़ लगाते और फिसलते रहे। और इसी के साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।